जितने भी बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। और चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ामों में भी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्ज़ामों में। तो आज उसी चीज़ को बात कर लेते हैं अपन, डीएनए होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, वाटसन एंड क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया। तो पहले बात ये समझते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या है। ठीक है, तो वो टॉपिक अलग है, पहले डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए का मतलब क्या है? डी का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो। एन का मतलब है न्यूक्लियो, ए का मतलब है एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियो एसिड, या इसको न्यूक्लिक करो या न्यूक्लियो एसिड करो, बात एक ही है, न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसका मतलब फुल फॉर्म है डीएनए। अब डीएनए दिखता कैसा है? डबल हेलिक्स मॉडल कौन सा है डीएनए का? ये वाला जो मॉडल है ये डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो इस तरह के डीएनए की क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। और मैं काफ़ी डिटेल से आपको डीएनए पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही डीप टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से मैं आपको इसको समझाने वाला। आपको एक बार में ही डीएनए याद हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनए। ऐसा ही दिखता है डीएनए, लेकिन इस डीएनए के अंदर बहुत सारी ऐसी सूचनाएं पाई जाती है जो आपके इस शरीर से संबंधित हर चीज़ का ज्ञान इसके पास है। यानी पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की सारी सूचनाएं इस डीएनए के अंदर पाई जाती है। अब आप सोच कर ये आश्चर्य करेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जब सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है, तो फिर इंसान की हर बीमारी का इलाज भी इसमें होगा। हाँ, इंसान की हर बीमारी का इलाज भी इसमें है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि आज हमें पूरे डीएनए के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। यानी इंसानों ने भी इसके ऊपर जब रिसर्च की वैज्ञानिकों ने, तब भी आज 100% पूरे डीएनए के बारे में इंसान भी आज पता नहीं लगा पाए हैं। इसी कारण से बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां आज भी इंसान की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि डीएनए के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी स्टडी अभी तक साइंटिफिकली नहीं की गई है। इसलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती हैं। अब समझ लेते हैं इसकी संरचना को। सबसे पहले बात करता हूँ मैं डीएनए की संरचना। तो डीएनए संरचना सबसे पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डीएनए समझ में आए। डीएनए है क्या? हम ये तो कह देते हैं बच्चों से, ये तो कह देते हैं कि हाँ, डीएनए एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड संरचना है। वाटसन एंड क्रिक ने इसको दिया था इस मॉडल को, और इसमें नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन वो पाए कैसे जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनका काम क्या है, वो बच्चों को नहीं बताते। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको ले जाऊँगा। अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से क्या करूँ? जूम करूँ। इस पार्ट को क्या करूँ? जूम करूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने जो संरचनाएं आएगी, तो यहाँ पर जो हेलिक्स होते हैं, तो ये जो संरचना होती है वो इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पर ये शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है भाई? शुगर। अब ये जो शुगर होता है ये कैसा होता है? 5 कार्बन वाला होता है। ये कैसे, कितने कार्बन वाला होता है? 5 कार्बन का। और इस 5 कार्बन के साथ यहाँ पर जो इसका 5 प्राइम जो होता है, यहाँ पर उस पर हमेशा फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फेट समूह। और इस पे 3 प्राइम पे हमेशा OH समूह होता है। तो यहाँ से क्या जुड़ते हैं? यहाँ से एडेनिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से, और यहाँ पर इधर जाकर मैं संरचना आपको बना देता हूँ, फिर आपको बाद में समझा दूँगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एंटी पैरेलल होता है, कंप्लीट। तो इस तरह की संरचना पाई जाती है। और यहाँ पर जो समूह होता है वो कौन सा समूह होता है, फिर वो OH समूह यानी 3 प्राइम वाला समूह OH होता है। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर जो इसकी जो डिटेल वाले पोर्शन है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं। यानी ये जो संरचना है, अगर मैं डिटेल से आपको खोल कर बताऊं तो ये इस तरह से पाई जाती है। यहाँ पर जो आपको ये रिंग दिखाई दे रही है, ये है शुगर मॉलिक्यूल, और इन्हीं शुगर मॉलिक्यूल पर उपस्थित होते हैं क्या, फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट है ये भी 3 की फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने एक ही शो कर रखा है समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इस शुगर मॉलिक्यूल से ही जुड़ते हैं भाई ये आपके नाइट्रोजन क्षारक, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं यही अपने शरीर की कोडिंग करते हैं भैया। ये नाइट्रोजन क्षारक ही आपके शरीर की जो कोडिंग होती है उसको करते हैं। अब शरीर की कोडिंग क्या है, शरीर की कोडिंग का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी सूचनाएं होगी, सूचनाओं का मतलब क्या है, सूचनाओं का मतलब ये है कि आपका रंग कैसा होगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपके चेहरे का कलर कैसा होगा, आपकी आँखों का कलर कैसा होगा, आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी, यानी आपसे आपके शरीर से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होगी वो इनके अकॉर्डिंग निर्धारित होगी। यानी इनमें अगर बदलाव आता है तो आपकी संरचना में भी बदलाव आएगा। और इनमें बदलाव आने का मतलब ये है कि आपके DNA के अंदर क्या आएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन। अगर DNA के नाइट्रोजन क्षारकों में अचानक से अगर बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो सीधा सा ये होगा कि DNA के अंदर क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। और म्यूटेशन का मतलब ये है कि आपकी आनुवंशिक संरचना में अचानक से क्या आ जाएगा, बदलाव। और अचानक से अगर बदलाव आता है तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको डिजीज़ हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियाँ आपके सामने आ सकती है। अब जो DNA पाया जाता है ये सभी कोशिकाओं में अलग अलग लेंथ का पाया जाता है, अलग अलग लंबाई का पाया जाता है। लंबाई क्या है कि जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षारकों की जो संख्या है, अगर जिस DNA के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर अमीनो एसिड्स की संख्या जिनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है उनकी DNA की लंबाई ज़्यादा होती है। तो लंबाई चौड़ाई की बात अपन बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि DNA जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला DNA तो ये जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो DNA पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में DNA हमेशा लीनियर पाया जाता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसके जस्ट अपोजिट थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ पर थायमिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। और ये जस्ट अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हमेशा लीनियर DNA पाए जाते हैं, यानी लंबाई में DNA पाए जाते हैं। और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही इनमें रेप्लिकेशन होता है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो DNA के जो दोनों हेलिक्स है, ये जो 5 प्राइम यहाँ होगा तो इसका जस्ट 3 प्राइम यहाँ होगा, फिर यहाँ 3 प्राइम होगा तो यहाँ क्या होगा, 5 प्राइम। इसका मतलब ये है कि जो DNA के जो दोनों हेलिक्स है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यानी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड में ऐसे गुते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के सामने, नहीं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, हमेशा जो रेप्लिकेशन जो डायरेक्शन होती है वह हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ना कि 3 प्राइम टू
5 प्राइम। अब रेप्लिकेशन क्या होता है वो आगे का टॉपिक है, उसको बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये दो तरह के डीएनए तरह पाए जाते हैं। एक तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है वो हमेशा लीनियर होता है, और जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसे पीके भी लिख सकता हूँ, उनमें हमेशा जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है भाई, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी ये डीएनए गोलाकार होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए हमेशा कैसे होते हैं भाई, गोलाकार होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा जो प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है, जिसे वेक्टर की तरह हम काम में लेते हैं, वो प्लाज्मिड डीएनए भी कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो दो तरह के डीएनए आपको देखने को मिलेंगे। एक तरह का डीएनए तो होता है लीनियर, जो हमेशा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें कौन सा डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो गोलाकार जो डीएनए है ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा पुराना डीएनए है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा पुराने डीएनए माने जाते हैं इनको। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इस धरती पर सबसे पहला जीवन जीने वाली कोशिकाएं हैं, और यूकेरियोटिक कोशिकाएं धीरे धीरे बाद में प्रोकैरियोटिक से ही यूकेरियोटिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये नवीनतम डीएनए है, और ये कौन सा डीएनए है, ये पुराना डीएनए है। ये आदिम काल से इस दुनिया में उपस्थित है, जबकि ये अभी नए टाइम से बना है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें बहुत सारी संरचनाएं एडवांस मिलेगी आपको, इसकी अपेक्षा इनमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस मिलेगी। तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि कौन सी संरचना एडवांस है, कौन सी पूर्व संरचना, यानी दोनों चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि कौन कौन से इनमें डिफरेंस है, क्योंकि ये चीज़ें शायद आपके लिए नई हो, लेकिन मैं इनकी डिटेल आपको अगले वीडियो में दूंगा।